अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए रात के वक्त गाड़ी चलाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी रात के वक्त कहीं भी निकलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वाक़या आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप कमज़ोर दिल हैं तो ये वीडियो अभी स्किप कर दें, और जो लोग देखने वाले हैं वो आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ लें। बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रिज़वान भाई। मेरा नाम बिलाल है। मैं असल में पंजाब के शहर सरगोधा से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन पिछले 3 साल से इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। मैं यहाँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हूँ और बीबीए की डिग्री कर रहा हूँ। जो कहानी आज मैं आपके चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ये मेरा अपना वाक़या है। ऐसा वाक़या मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी होगा। ये वाक़या मेरे साथ इस्लामाबाद आने के बाद पहले साल पेश आया था। शुरू में नए शहर का माहौल था। हम कुछ दोस्तों ने मिलकर इस्लामाबाद के I8 सेक्टर में एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया हुआ था। अब स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है, हालात अक्सर ख़राब ही रहते हैं। घर से जो खर्चा आता था उसे गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। परेशानी बढ़ रही थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हारे पास गाड़ी तो है, फारिग वक्त में ऊबर पर गाड़ी क्यों नहीं चलाते। इससे तुम्हारा अपना खर्चा भी निकल आएगा और यहाँ तक कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी खुद अदा कर पाओगे। मुझे दोस्तों का ये मशवरा बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि इसमें हर्जी क्या है, अपना खर्चा खुद निकालूंगा तो वालिदैन पर बोझ भी नहीं आएगा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी से वापसी पर शाम के वक्त ऊबर चलाना शुरू कर दी। शुरू में सब बहुत ठीक चल रहा था। मैं यूनिवर्सिटी में ही खाना वगैरह खाकर फ्री हो जाता और उसके बाद राइड्स उठाना शुरू कर देता। नया शहर, नया माहौल, नए लोग, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर एक रात ऐसी आई जिसके बारे में मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सर्दियों के दिन थे। इस्लामाबाद की सर्दियां वैसे ही बहुत मशहूर हैं, हड्डियों में घुस जाने वाली। रात का तकरीबन 1 बजने वाला था। मैं अपनी आखिरी राइड ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि किसी तरह मुझे I8 की तरफ की कोई राइड मिल जाए, ताकि मैं सवारी उतार कर सीधा अपने फ्लैट पर जाकर सो जाऊं। मैं बहुत थका हुआ था। मैं पिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से गुजर रहा था कि अचानक मेरी मोबाइल ऐप पर एक राइड की रिक्वेस्ट आई। मैंने चेक किया तो ड्रॉप ऑफ लोकेशन शाह अल्लादिता की थी। अब शाह अल्लादिता का जो इलाका है, मैंने दोस्तों से सुन रखा था कि वहाँ अकेले जाना थोड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि वहाँ चोरी डकैती की वारदातें आम थी। लेकिन क्योंकि मैं पिम्स हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने था और राइड मेरी ही लोकेशन पर थी, मैंने सोचा कि चलो सवारी देख लेता हूँ। मैंने इरादा कर लिया था कि बात करूँगा। अगर मुझे सवारी थोड़ी सी भी मशकूक लगी तो मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा और मना कर दूंगा, लेकिन अगर सवारी ठीक हुई तो ले जाऊंगा, क्योंकि उस वक्त मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। मैंने लोकेशन पर पहुंचकर गाड़ी स्लो की। जिस आईडी से मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो किसी मर्द के नाम से थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई मर्द नहीं था। वहां सिर्फ एक औरत खड़ी थी। उसने मुकम्मल काला बुर्का पहना हुआ था, जिसमें उसकी आंखें भी ठीक से नज़र नहीं आ रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और चाहा कि शीशा थोड़ा नीचे करके उससे पूछूं कि उसने जाना कहाँ है, तसल्ली करूं, लेकिन उसने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी रुकी, उसने तेजी से पिछला दरवाज़ा खोला और सीधा गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके इस रद्द अमल पर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी। मैंने सोचा कि साथ हॉस्पिटल है, शायद हो सकता है कि इसका कोई करीबी रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में एडमिट हो और ये बेचारी परेशानी में जल्दी से गाड़ी में बैठ गई हो। रात का 1 बज रहा था। ये मेरी आखिरी राइड थी। दिल तो मेरा यही था कि I8 की तरफ जाऊं, लेकिन अब वो एक औरत ज़ात थी। अकेले रात के इस पहर में उसे गाड़ी से उतर जाने का भी नहीं कह सकता था। मेरा ज़मीर नहीं माना। मैंने राइड स्टार्ट की और हम शाह अल्लादिता की तरफ निकल पड़े। सफ़र शुरू हो चुका था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने गाड़ी के तमाम शीशे ऊपर किए हुए थे। अभी हमें सफ़र शुरू किए हुए कुछ वक्त ही गुजरा था कि अचानक मेरी गाड़ी में एक अजीब सी बदबू फैलना शुरू हो गई। ये कोई आम बदबू नहीं थी रिजवान भाई। ये ऐसी बदबू थी जैसे कोई बहुत पुरानी मुर्दार चीज़, कोई गला सड़ा गोश्त मेरी गाड़ी के अंदर लाकर रख दिया गया हो। स्मेल इतनी तेज़ थी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और जो बात सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो ये कि जैसे ही वो बदबू मुझे इरिटेट करती, मुझे तंग करती और मैं थोड़ा परेशान होकर हिलता, तो वो औरत पिछली सीट पर बैठी अजीब सी आवाज़ में हंसती थी। उसके हंसने की आवाज़ किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सी खरखराहट थी। मेरा दिल बुरी तरह से ख़राब होने लगा। आखिरकार मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने गाड़ी के सारे शीशे खोल लिए।
अब बाहर जो सर्दी थी वो इंसान को जमा देने वाली थी। उस सख्त सर्दी में ठंडी हवा गाड़ी के अंदर आ रही थी और मैं ड्राइविंग सीट पर ठंड से कपकपा रहा था। लेकिन उस वक्त मैं मजबूर था। उस बदबू के साथ शीशे बंद रखकर सफ़र करना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। जब हम F10 और DCI के सामने वाली सड़क से गुजर रहे थे तो वहाँ अंधेरा ज़्यादा और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अचानक उस औरत ने पिछली सीट पर अपने पाँव थोड़े सीधे किए तो मेरी नज़र रियर व्यू मिरर से होती हुई अचानक नीचे की तरफ गई और अगले ही लम्हे मैं अंदर से मुकम्मल तौर पर हिल गया। रिजवान भाई, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, उस औरत के पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे। जैसे ही उसने पाँव हिलाए उन घुंघरुओं की आवाज़ उस खामोश गाड़ी में गूंज उठी। ये देखते ही मेरा पूरा वजूद ठंडा पड़ गया। मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मुझे फौरन समझ आ गया था कि पिछली सीट पर बैठी ये औरत कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो एक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। वहाँ एक आम औरत इतनी सर्दी में घुंघरू पहनकर क्यों खड़ी होगी? उसकी हरकत सकनात यही जाहिर करती थी कि ये अल्लाह की दूसरी मखलूक में से है, जिसे बदकिस्मती से मैं अपनी गाड़ी में बिठा चुका हूँ। इस सफ़र में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो मेरी ढाल बनी हुई थी, वो ये कि मैंने अपनी गाड़ी के दरमियान वाले शीशे पर आयतल कुर्सी हैंग की हुई थी। उस शीशे से पिछली सीट बिल्कुल साफ नज़र आती थी। रास्ते में जब भी कोई स्पीड ब्रेकर आता या गाड़ी थोड़ी उछलती तो वो आयतल कुर्सी हिलकर उस औरत की तरफ रुख करती थी। मैंने इस चीज़ को नोट किया कि जब जब आयतल कुर्सी का रुख उस औरत पर होता तो वो अंदर ही अंदर एक अजीब सी आवाज़ निकालती थी, जैसे कोई दर्द से चीख रहा हो लेकिन ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ को दबा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो आयतल कुर्सी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो उससे तकलीफ़ में आ रही थी, लेकिन वो किसी तरह मुझ पर यह बात जाहिर होने नहीं देना चाहती थी। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा दिल ही दिल में सिर्फ अल्लाह ताला को याद करता रहा। आखिरकार हम शाला दिता के इलाके में दाखिल हुए। वहाँ की सड़कें बड़ी अजीब और वीरानियाँ लिए हुए थीं। फिर उसने मुझे मज़ीद आगे जाने का इशारा किया। हैरत की बात यह थी कि उसने मुझे किसी आबादी वाली जगह पर नहीं रोका जहाँ घर या दुकानें हों, बल्कि वो एक बिल्कुल वीरान और सुनसान जंगल में उतरी। ये जगह शाला दिता केव से थोड़ा पहले आती है। चारों तरफ अंधेरा और बड़े बड़े दरख्त थे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर कदम रखा, मेरे दिमाग में चोरी और डकैती का खौफ भी था। मुझे लग रहा था कि कहीं अंधेरे से इसके साथ ही बाहर ना आ जाएं। लेकिन उससे बड़ा खौफ ये था कि मैं सब कुछ जानता था। ये जो भी मखलूक थी ये कुछ और ही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। एक तरफ से लगता था कि मेरे साथ चोरी और डकैती हो जाएगी और दूसरी तरफ से लगता था कि वो औरत मुझे खिड़की से घसीट कर बाहर ले जाएगी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, गाड़ी भगाई और सीधा अपने फ्लैट की तरफ निकल आया। जिस वक्त मैं अपने I8 वाले फ्लैट पर पहुंचा, मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरे अंदर कोई खून ना बचा हो। दरवाज़ा खुलवाया और सीधा बिस्तर पर गिर गया। रिजवान भाई, उस ही रात मुझे शदीद बुखार चढ़ गया। ये कोई आम बुखार नहीं था। लगातार एक हफ्ता गुजर गया। ना मैं यूनिवर्सिटी जा सका, ना ही अपने फ्लैट से बाहर निकल सका। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे एक दो दोस्तों को भी अपने कामों से ऑफ करना पड़ा। छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मेरा बुखार किसी दवा से नहीं उतर रहा था। और जब मैं सोता तो मुझे नींद में वही घुंघरुओं की आवाज़ और वही अजीब सी हंसी सुनाई देती थी। सिर्फ यही नहीं, जब मेरे कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता था तो मुझे वही गली सड़ी मुर्दार जानवर की बदबू आने लगती थी जो उस रात उस औरत से आ रही थी। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। उस रात मेरी गाड़ी में आयतल कुर्सी ना होती तो अल्लाह जाने वो मेरे साथ क्या करती, मुझे नुकसान पहुंचाती या मुझ पर मज़ीद हावी होती। अल्लाह के पाक कलाम ने मेरी हिफाजत की। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो मूसा नुमान ने भेजी है। मूसा पिछले 10 माह से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। बताते हैं कि वो रात को सोते वक्त जब लोगों के वाक़यात सुनते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई बिस्तर पर आकर लेटा हो। आज उन्होंने अपने भाई के एक दोस्त मुनीब की कहानी हम तक पहुंचाई है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या मेरे भाई के एक बहुत करीबी दोस्त मुनीब के साथ पेश आया, जो कि मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। मुनीब असल में फैसलाबाद का रहने वाला था, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में वो लाहौर आ गया और वहाँ उसने एक छोटा सा सिंगल रूम रेंट पर ले लिया। उसके कमरे के बिल्कुल साथ एक खाली प्लॉट था और उस प्लॉट के थोड़ा आगे एक पागल खाना था। वो प्लॉट कचरे से भरा रहता था, लेकिन वहाँ एक अजीब चीज़ थी, एक लोहे का ताबूत जो वहाँ एक दरख्त के साथ रखा हुआ था। मुनीब पार्ट टाइम जॉब करता था
اور رات کو تھک ہار کر اپنے کمرے میں آ کر سو جاتا تھا۔ ایک دن لاہور میں پورا دن اور رات لگاتار بارش ہوتی رہی۔ رات کا وقت تھا اور بارش میں اچانک منیب کو ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی اس لوہے کے تابوت پر زور زور سے مکے مار رہا ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے وہاں کچھ بچے نظر آئے۔ اس نے سوچا شاید ایسے ہی ہیں اور وہ واپس آ کر سو گیا، لیکن وہ آوازیں نہیں رک رہی تھیں اور منیب کو سخت ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ اس نے غصے میں آ کر کھڑکی سے کوئی چیز ان کی طرف پھینکی تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں، لیکن جب ان بچوں نے پلٹ کر منیب کو دیکھا تو ان کی نظروں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ اسی وقت منیب کو احساس ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ساتھ ہی پاگل خانے کے کچھ مریضوں نے بھی اس مخلوق کو دیکھ لیا اور وہ ڈر کے مارے زور زور سے چیخنے چلانے لگ گئے۔ منیب بری طرح سے گھبرا گیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پاگل خانے کے لوگوں کے چیخنے کی آوازیں اس گھر کی دیوار کی طرف آنے لگیں۔ جب منیب نے باہر دیکھا تو وہ لوگ اس گھر کی دیوار کی طرف دیکھ کر چیخ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ مخلوق اب منیب کی دیوار پر چڑھ چکی ہے یا چڑھنے کی کوشش میں ہے۔ منیب نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی، کھڑکیاں دروازے لاک کیے اور ڈرتے ڈرتے سو گیا۔ اب وہ رات تو خیر سے گزر گئی، لیکن بارش کا سلسلہ کم نہ ہوا۔ بارش لگاتار ہوتی رہی اور پھر جب اگلی رات منیب اپنے کمرے میں آیا تو اسے پھر سے وہی خوفناک آوازیں آنے لگیں، لیکن اس بار پاگل خانے کے لوگ منیب کی چھت کی طرف دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ وہ مخلوق اب منیب کی چھت پر پہنچ چکی تھی اور آپس میں کسی عجیب سی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر کافی خوف بھرا تھا، جسے دیکھ کر وہ پھر سے گھبرا گیا اور اس نے اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پاگل خانے والے بھی اب اس مخلوق کو دیکھ کر خوف زدہ تھے۔ پھر اچانک منیب رکا اور اس نے اس مخلوق سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے نہیں پتا آپ لوگ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو تنگ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رضوان یہ کہتے ہی وہ سب آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ باہر کے ماحول میں سکون ہوا اور منیب اپنے بستر میں سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے دیر نہیں کی اور وہ ایک بزرگ کے پاس چلا گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ پھر اس کی ساری بات تفصیل سے سننے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم نے ایک ایسی مخلوق کو چھیڑ دیا ہے جو گھر بدلنے سے بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے منیب کو ایک وظیفہ دیا، کہا کہ اسے 1000 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو اور اس پانی کو گھر کی دیواروں پر چھڑکو، کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ جب تم یہ پانی چھڑکو گے تو وہ مخلوق تمہارے قریب نہیں آئے گی، تم چاہے کہیں بھی ہو۔ منیب نے بالکل ویسا ہی کیا، لیکن ساتھ ساتھ دل سے انہیں تنگ کرنے پر معافی مانگی۔ اس کے بعد اس مخلوق نے منیب کو کبھی تنگ نہیں کیا، حالانکہ بارش میں کبھی کبھی تابوت پر ہاتھ مارنے کی آوازیں ویسے ہی آتی تھیں، لیکن انہوں نے دوبارہ منیب کے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے آخری واقعے کی جانب، جو عبد الرحمان نے فرانس سے بھیجا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم رضوان، میرا نام عبد الرحمان ہے اور میرا تعلق افغانستان سے ہے۔ میری پیدائش فرانس کی ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ اس وقت فرانس کے شہر پیرس میں مقیم ہوں۔ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ فرانس میں ہی موجود ایک ٹیشو پیپر کی فیکٹری کا سچا واقعہ ہے۔ دن کے وقت وہ فیکٹری شور شرابے والی اور مصروف جگہ تھی۔ لوہے کے بڑے بڑے ڈرم اور گھومتے سفید کاغذ کے رولز، مشینوں سے نکلتی ہوئی بھاپ اور ہوا میں ایک عجیب سی گیلے کاغذ کی مہک رچی ہوتی تھی۔ لیکن رات کے وقت اس فیکٹری کا منظر بالکل بدل جاتا تھا۔ میرے والد کبھی کبھی وہاں لیٹ نائٹ شفٹ میں کام کرتے تھے۔ ایک شام جب میں تھوڑا بڑا ہو چکا تھا، میں تقریباً رات کے 9 بجے وہاں گیا، کیونکہ میں دن کے وقت جب ان کے پاس آیا تھا تو اپنی جیکٹ بھول گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پارکنگ لگ بھگ خالی تھی، وہاں صرف 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، اندر ہر طرف مشینوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لیکن فیکٹری کے کچھ حصوں میں ایک عجیب سی خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی، خاص طور پر اس اسٹوریج ویئر ہاؤس میں، جہاں انہوں نے زمین سے لے کر چھت تک بڑے بڑے تیار رول سجا کر رکھے تھے۔ اور یہیں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ جب میں ان سفید رولز کے قطاروں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک ایسی آواز سنائی دی جو کسی مشین کی نہیں تھی، بلکہ ایک کھانسی کی آواز تھی۔ وہ زیادہ اونچی نہیں تھی اور نہ ہی کسی مشین کی خرخراہٹ تھی، وہ ایک انسانی کھانسی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی میں اپنی جگہ پر رک گیا۔ مجھے لگا شاید کوئی اور ورکر وہاں موجود ہے، لیکن نائٹ واچ مین نے میرے والد کو بتایا تھا کہ پیچھے کے حصے میں صرف 2 لوگوں کی ڈیوٹی ہے اور وہ دونوں اس وقت کنٹرول روم میں تھے۔ میں تھوڑا اور آگے بڑھا، پھر ایک اور آواز آئی، کاغذ کے ہلنے کی آواز، جیسے کوئی آہستہ آہستہ دوسری طرف سے کاغذ کے رول کے ساتھ رگڑ کھا رہا ہو۔ وہ رولز بہت بڑے بڑے تھے، میرے قد سے بھی لمبے اور سختی سے پیک کیے ہوئے،
उनके दरमियान इतनी जगह बिल्कुल नहीं थी कि वहाँ कोई छुप सके। फिर उन रोल्स में से एक रोल थोड़ा सा हिला, इतना हिला कि मुझे उसके पीछे एक साया नजर आया। मैं घबरा कर पीछे हटा। मैंने हेलो की आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं तेज़ी से भागकर अपने वालिद के पास पहुंचा और उन्हें इस बारे में बताया। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ और फिर इसी दौरान वेयर हाउस के अंदर से 3 मरतबा दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई, बहुत आहिस्ता और ठहर ठहर कर। हम सब फौरन सुपरवाइज़र के साथ उस जगह को चेक करने गए। जिस रास्ते पर मैं खड़ा था वहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा था सिवाय एक चीज़ के। उन बड़े बड़े रोल्स में से एक रोल थोड़ा सा खुल गया था। तकरीबन 2 मीटर कागज़ खुलकर ज़मीन पर बिखरा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि सिक्योरिटी कैमराज में मेरे बाद वहाँ किसी को भी जाते नहीं देखा गया। वहाँ हवा भी नहीं चल रही थी और कोई मशीन भी इतनी करीब नहीं थी जो उस रोल को खोल सके। सुपरवाइज़र ने इस वाक़े को हवा के प्रेशर का नाम दिया और इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आज भी डराती है और मेरे रोंगटे तक खड़े कर देती है, वो ये कि उस खुले हुए कागज़ के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर 5 उंगलियों के निशान थे जो अंदर की तरफ से दबाए गए थे, जैसे कोई इंसान या चीज़ उस ठोस रोल के अंदर फंसी हुई हो और अपनी कोशिश करके वहाँ से बाहर निकली हो। किसी ने ऑफिशियल तौर पर इस वाक़े के बारे में कुछ भी नहीं कहा। फैक्ट्री में उसी तरह काम चलता रहा, लेकिन मेरे वालिद साहब ने दोबारा वेयर हाउस में रात की शिफ्ट करने से मना कर दिया। कभी कभी जब मैं रात गए उस फैक्ट्री के करीब से गुजरता हूँ तो मुझे बाहर से उस स्टोरेज सेक्शन में आज भी एक लाइट नज़र आती है, जबकि शेड्यूल ये कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुँचाए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और मेरी हर एपिसोड आप सब तक आसानी से पहुंच पाएगी। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।